हेलो, वेलकम बैक इन स्टडी क्लिक एज वेल एज स्टडी क्लिक इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ यहाँ पे सेल बायोलॉजी पार्ट 2, जहां पे हमने खत्म किया हुआ था। आज उस लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था यहाँ पे सेल क्या है, सेल की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा था कि सेल थ्योरी में कुछ फैक्ट्स आए थे। फिर हमने पढ़ा था फैक्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जहां पे सेल एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था ये सब। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट का, यानी सेल के टाइप में हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ा हुआ था। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं क्रोमैटोफोर और न्यूक्लियोइड को छोड़ते हुए फ्लैजिला की तरफ। फ्लैजिला हम पढ़कर आगे आए थे। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बढ़ेंगे पिलाई और फिम्बरी की तरफ, जो कि प्रोकैरियोट का ही छोटा सा पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज कि पिलाई और फिम्बरी क्या है। पिलाई और फिम्बरी जो है, कहते हैं कि प्रोकैरियोट में बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाले ये वो स्ट्रक्चर्स हैं। वो मतलब कौन से? वो मतलब ये सरफेस स्ट्रक्चर हैं जो रोल प्ले करते हैं, मोटिलिटी में नहीं करते। बाकी जो भी काम कर लें, लेकिन ये मोटिलिटी में रोल प्ले करने वाले नहीं है। तो इनका फंक्शन कहां पे है? पिलाई का फिम्बरी में शुरुआत से वन बाय वन देखते हैं। पिलाई क्या है? पिलाई सिंगुलर फॉर्म में इसको पाइलस कहते हैं और ये जनरली बना होता है मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। पिलीन प्रोटीन का बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंटली कौन सी प्रोटीन का बना है? सेक्स डक्शन जो एक मैकेनिज्म आएगा, कॉन्जुगेशन जो एक मैकेनिज्म आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, हम लोग इनका यूज वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है। फिम्बरी क्या होती है? फिम्बरी एक स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर का बना होता है, जो कि स्प्राउटिंग आउट है सेल से बाहर की तरफ निकल कर बना रहा है। तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ऐसे बना हुआ है ना, तो मे बी ये फिम्बरी हो सकता है। तो फिम्बरी का फंक्शन किसमें बता रहे हैं? ये सरफेस के अटैचमेंट में। इन सम बैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट में एक सा फंक्शन होता है अटैचमेंट के लिए सरफेस से रॉक से अटैच होने का काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तब इसको हम बोलेंगे फिम्बरी। तो एक फंक्शन यहां पे ये समझ में आ गया। एक अगला बढ़िया सेल ऑर्गेनेल मिलता है जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? कहां पाया गया? फंक्शन क्या है? अब इस टॉपिक में यहां से बहुत छोटे छोटे डाउट्स निकलने वाले हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे जरूर, और मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे ने यह देखा था कि ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी भी प्रोकैरियोट के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास एसोसिएटेड रहता है राइबोसोम है। राइबोसोम का जो साइज है जनरली 15 nm से 20 nm के आसपास में देखा गया, लेकिन ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। दो छोटे छोटे सेगमेंट इसको मिलकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे राइबोसोम बना के दिखाऊं, तो ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये 50s टाइप का है, ये 30s टाइप का है, और ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम जिसको हम लोग 70s बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स आप लगाएंगे, सर आपने गलत लिख दिया, 50s प्लस 30s, ये तो 80 हो जाना चाहिए। नहीं, 50 और 30 मिलकर क्या बना रहे हैं? 70s बना रहे हैं, और ये प्रोकैरियोट का खास बात है। तो फिर आप हमसे पूछेंगे ना, सर यहाँ पे जो 50s आया था, इसमें s का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट जो स्वेडबर्ग जिनका नाम था, उनके नाम के बेस पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्वेडबर्ग यूनिट कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले डिनोट किया, बताया, तो उनके नाम पे इसको चिपका दिया, स्वेडबर्ग यूनिट। टुगेदर दे फॉर्म मतलब कौन फॉर्म? ये दोनों मिलकर 50 और 30 मिलकर क्या बनाते हैं? 70 बनाते हैं। तो टुगेदर दे फॉर्म 70s, और यहाँ पे जो s आ रहा है, इस s का मतलब है, मतलब चाहे वो वाला s बोलो चाहे ये वाला, दोनों सिमिलर ही हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज। किसी की डेंसिटी और साइज को मेजर करना है तो किस बेस पे किया? सेडिमेंटेशन के बेस पे किया। मान लीजिए ये सेडिमेंटेशन ट्यूब है, सेल्स को रप्चर करने के बाद जो राइबोसोम्स था उसको जो है इसमें फिल कर दिया, उसके बाद रोटेट किया, हाई स्पीड पे रोटेट किया गया। रोटेशन के बाद इन्होंने क्या देखा? एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आपको, समझने का बस प्रयास करिए। कि मान लीजिए कि 70 की स्पीड पे जो है सेटल डाउन हो गया, सबसे पहले वो नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, तो उसको बोला 70s। लेकिन जो उसमें देखा तो दो पार्टिकल लगे थे, और उन दोनों को बारी बारी से घुमाया, तो एक 50 की स्पीड पे आके नीचे सेटल डाउन हो गया, एक 30 पे। इसलिए 50 और 30 और दोनों कंबाइंड फॉर्म में जो थे, तो 70 स्पीड पे सेटल डाउन हुए थे, इसलिए कह रहे हैं उसको 70s और 50 और 30s। ठीक है, ठीक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं और आप नहीं जान रहे होंगे, राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। राइबोसोम ट्रांसलेट करता है। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो राइबोसोम आपको जो है इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरेबिक में, जो है उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएगा। ठीक है। इसके बाद सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन। भैया यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है, आप समझदार हैं, आपको पता है।
ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा में जहां पे डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनी थी, उसी को तो ट्रांसलेशन कह रहे हैं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ये उस ट्रांसलेशन की बात हो रही है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन एंड इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का नाम याद रखिएगा कि जब एक ही सिंगल एमआरएनए में एक पूरी चेन जुड़ जाती है राइबोसोम की, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये काम आएगा। अब वही पार्ट जो यहां पे एक्सप्लेन किया था, फिर से वही बता रहे हैं कि एमआरएनए जब राइबोसोम के प्रेजेंस में ट्रांसलेशन वाला मैकेनिज्म परफॉर्म करके प्रोटीन बनाता है, तब उसको एमआरएनए या इसका फंक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ, इंक्लूजन बॉडी, और ये आखिरी टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोट का यहां पे द एंड करने वाले हैं, कैसे, कथा समाप्ति के साथ। इंक्लूजन बॉडी क्या है, इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेनस, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये बैक्टीरियल सेल है, इनका ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, छोटी छोटी ऐसे घूमती फिरती सी। न्यूक्लियाइड के अलावा जो मिलेगा ये सब छोटा छोटा, इनके बारे में बात हो रहा है। क्या क्या मिल सकता है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी हो सकते हैं। इसमें फॉस्फेट के ग्रेन्यूल हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें से ये फॉस्फेट का ग्रेन्यूल है, इसको मान लीजिए ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल है, ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, और ये जो है गैस वैक्यूल है, ठीक है। इतने सारे वैक्यूल्स जो है एक ही सेल में साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में तैरते हुए पाए जा रहे हैं, मतलब बाउंडेड नहीं है, चिपके नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है कि कहीं टहल घूम रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या है, गैस वैक्यूल, इनको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वाले ग्रुप में जब आप घुसिएगा तो वहां पे ब्लू ग्रीन को पकड़ लीजिए, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को पकड़ लीजिए, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उनमें ये गैस वैक्यूल पाया गया था, ठीक है। कथा समाप्त हुई, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम लोग यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल को शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट बोला तो यूकैरियोट में दो आते हैं, एक तो आता है आपका प्लांट और दूसरा आता है आपका बेटा एनिमल। इसकी दो मीनिंग है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। ट्रू का मतलब क्या, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाए, जिसकी बाउंड्री पे एक मेम्ब्रेन लगे, उसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। तो ये रहा आपका प्लांट सेल और ये रहा एनिमल सेल। एनसीईआरटी का सेम टू सेम डायग्राम चिपका दिया, डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल में, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम लोग डबल लेयर ट्रिपल लेयर के नाम से जानते हैं। एक तो आपको मिल जाएगा इसमें सेल वॉल के नाम से, जो सबसे बाहर वाली होगी सेल वॉल, उसके बाद बीच में मिलेगी मिडिल लैमेला, उसके बाद एक इनर मोस्ट लेयर, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में जो ये कवरिंग है बाहर वाली बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तीन है, सेल वॉल आउटर मोस्ट है, मिडिल पे है, और इनर मोस्ट वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्पल कलर में आपको सेल का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो खाली पार्ट है इसको वैक्यूल बोलते हैं। कहते हैं 70% के आसपास या कभी कभी 90% के आसपास भी वॉल्यूम को ये कवर करता है, पूरे सेल का एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपको गोल्जी बॉडी मिल जाएगी न्यूक्लियस के बगल में, जैसा कि जानते ही हैं, न्यूक्लियोलस जानते हैं। न्यूक्लियस आपको पता होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहां से एक्सर्टेड फॉर्म में है, जिसके ऊपर राइबोसोम लग जाएंगे, यानी ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का, कौन सा, आरईआर और एसईआर। इनमें आपको इस समझ में आ जाएगा, ये मिल जाएंगे। लाइसोसोम मिलेगा, जिसको सैडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कही जाती है, क्यों कहा गया बताया जाएगा आपको। प्लाज्मोडिस्मेटा मिल जाएगा, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने वाले ब्रिज का नाम प्लाज्मोडिस्मेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिल जाएंगे जो सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। यहाँ पे पेरोक्सीसोम मिलेगा आपको, इसका फंक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। राइबोसोम बिखरे हुए हैं, साथ में अगर अटैच हो गए तो आरईआर, नहीं अटैच हुए तो एसईआर बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल पता है आपको, गोल्जी ऑपरेटर्स बता दिया। ऐसे ही सेम टू सेम क्या मिलेगा आपको, एनिमल सेल में मिल जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरुआत करेंगे यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल क्या है, कैसे ये आगे बढ़े, कैसे इनका डिवीजन हुआ, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि कॉमन ही होंगे प्लांट में और एनिमल में, जो डिफरेंट होगा उसको डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन, ट्रू और न्यूक्लियस। यानी ट्रू का मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड। अब बार बार डाउट आएगा तो बता दे रहे हैं यहाँ पे कि मेम्ब्रेन बाउंड, जिसकी बुद्धि बधी हुई होती है उसको ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एंड जेनेटिक मटेरियल
जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर वाला, वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज फॉर्म में पाया जाता है। यानी अगर डीएनए है तो क्रोमोसोम में ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि क्रोमोसोम ही है, जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, यूकैरियोटिक में आरएनए तो नहीं मिलने वाला। एंड दे हैव द कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सेल ऑर्गेनेल में पहला सेल ऑर्गेनेल पकड़े, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहता है कि हमारा नाम सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करता है? सेल मेम्ब्रेन को उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब ह्यूमन की आरबीसी को स्टडी किया गया तो उसने 3 बातें बताई अपने बारे में। कहा कि हम बने हैं लिपिड की बाइलेयर से। लिपिड मतलब एक तरीके से कह लीजिए फैट, और इसकी बाइलेयर का मतलब 2 लेयर से। तो कैसे बनेगा अभी बता दिखाते हैं। फिर प्रोटीन से बने हैं और फिर बने कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। देखिए हम जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। लिपिड की ये बाई लेयर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक लेयर, और यहां नीचे से बना दो ऐसे दूसरी लेयर। अब एनसीईआरटी इतना टिपिकल डायग्राम बनाते तो हम क्या करें, ये प्रोटीन और वापस ये लिपिड की बाई लेयर। हालांकि यही एक मॉडल नहीं था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये एक मेम्ब्रेन नहीं था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बताया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, उसके अलावा भी 2-3 मॉडल और थे। लेकिन सारे मॉडल को रिजेक्ट करके अभी के लिए सिनेरियो में इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को माना हुआ है। लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी दिया गया था, वो डिस्कार्ड कर दिए समय के साथ साथ आगे चल के। क्यों डिस्कार्ड हुआ है इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहां से पढ़ेंगे। लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, जिनके पास हेड होती है और टेल होती है। जो बताया था ना ऐसे करके, ये रही इसकी मुंडी और ये इसकी टेल। तो हेड को कह रहे हैं कि पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिंग मतलब लविंग, तो वाटर लविंग है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। वाटर लविंग होने का मतलब है पानी में दिन भर रात भर डूबा रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहीं पर जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, पूंछ हाइड्रोफोबिक है। ये हेड और ये टेल। अब सारी बातें इनके बारे में। हाइड्रोफोबिक है मतलब, फोबिक मतलब फोबिया, डर, पानी से दूर भागता है, डरता है, छूता नहीं, नाजुक है, सेंसिटिव है, और साथ में नॉन पोलर भी है। तो नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक टेल। ऐसे हेड के बारे में बोलेंगे हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड बोल दिया जाएगा। रेशियो ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन का रेशियो है इसमें वो कितना है, और लिपिड का वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल में अगर ह्यूमन की आरबीसी को मान ले तो उसके मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन मिलेगी और 40% क्या मिलेगा, आपको लिपिड मिलेगा। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, बाकी जो बच गया कार्बोहाइड्रेट। बेस्ड ऑन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शंस, जब इनको निकाला गया तो उसके बेस पे हमने पाया कि जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन है 2 तरीके से है। एक को बोला इंटीग्रल, दूसरे को बोला पेरिफेरल। इंटीग्रल का मतलब जो मेम्ब्रेन की बाइलेयर इनके बीच में पाए जाएंगे इनको इंटीग्रल, और जो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ पाए जाएंगे इनको क्या बोलेंगे, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे बाहर की तरफ जो पाए जाएंगे इनको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। अगर आप बाइलेयर बना रहे हैं और कह रहा है कि इसमें पार्शियली बरीड हो या पूरे तरीके से बरीड हो, आधा झुका हुआ है बाहर की तरफ है, तो ये तभी भी इंटीग्रल प्रोटीन कही जाएगी। लेकिन पेरिफेरल वाले में लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन के सरफेस पे डायरेक्ट पाया जाए तैरता हुआ, तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो एक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज कर दिया था, इनको जाके कहा था आइए हम आपको प्रपोज करते हैं और आपका नाम रखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्रपोज किया 1972 में। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भाई, पता नहीं क्यों थी, पता नहीं थी कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारा कमजोर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं ये रहा जो ब्लू कलर में है, पर्पल कलर में जो भी आपको दिख रहा है वहां पे। कलर ब्लाइंडनेस ये भी हो सकता है ना, कि यहां से कलर कुछ और, वहां पे आपको वीडियो कलर कुछ और दिखेगा। हमारे लिए ब्लू है, आपके लिए पर्पल हो सकता है, ठीक। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या है, ये चैनल प्रोटीन है जो कि प्रोटीन ही है। इंटीग्रल है क्योंकि पार्शियली या फुल्ली कवर्ड है, बरीड है। साथ में ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये भी कह रहे हैं पेरिफेरल, जो कि बाहर की तरफ तैर रहा है, ये धसा हुआ है, इंटीग्रल है। ये बाहर, ये पेरिफेरल, ये पेरिफेरल। कह रहे हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा हेलिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीजें ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, ये आप जानते रहिए बस। कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आप जानते रहिए बस। अब ये जो स्ट्रक्चर है येलो येलो दिख रहे हैं डॉट, ये हेड, फिर यहाँ पे ये डॉट, ये टेल। तो ये हेड और ये टेल जो है अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए, इसको बाई लेयर बोलते हैं। लिपिड की एक लेयर ऊपर से, लिपिड की एक लेयर नीचे से, हो गया लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन।
तो द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। जो ये प्रोटीन है बेटा, ये ब्लू वाले है ना, ये लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाते, बस इसी में ऐसे 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 करके पिसते रहते हैं, इनका मूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये शहद जैसा है, इनको मूव नहीं करेगा। क्वासी मतलब थोड़ा गाढ़ा सा फ्लूइड है, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड टू इट्स फ्लूइडिटी, और इसी वजह से इसकी फ्लूइडिटी जो है मेजर होती है। मतलब ये मूव कर पाएंगे इधर, कितनों को अलाउ करेगा, कैसे अलाउ करेगा, क्यों करेगा, उसको हम बोलेंगे फ्लूइडिटी, कि तरलता कितनी इसकी, कैसे ये अलाउ कर रहा है कि आप फ्लो करेंगे। जैसे समझिए ना, पानी को वेसल में यहां से पास करिए तुरंत गिर जाएगा, शहद डालिए देर से पास करेगा, फैट डालिए, घी डालिए और देर से पास करेगा, जमे हुए फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में। तो इस तरीके से इसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। फंक्शन क्या बना इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हम अपने आर पार में कुछ मॉलिक्यूल्स को आने और जाने की परमिशन, आज्ञा, अनुमति देंगे। सेलेक्टिव या सेमी परमेबल होते हैं नेचर में, सेलेक्ट करके भेजेंगे, पोलर वाला जाएगा कि नॉन पोलर वाला जाएगा, या कुछ को, बड़े मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल को भेज दो, छोटे मालिक आइए, बड़े मालिक नहीं आएंगे, ऐसा वाला। ड्यू टू द फ्लूइड नेचर, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, तो इसमें कहां कहां रोल प्ले करेगा ये? सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनेगा, गैप बनेगा, उसमें सिक्रीशन में, जैसे स्टेट वगैरह सीबीएसएस को सिक्रीट करने में, एंडोसाइटोसिस करने में, और साथ में सेल डिवीजन करने में ये रोल प्ले कर सकता है, करता भी है। नहीं करेगा तो करवा दिया जाएगा भाई, कैसे नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जैसे अभी दो तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है जिसमें एनर्जी लगे, जिसमें पैसा खर्च हो। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें भीख मांगना पड़ जाए लेकिन पैसा नहीं खर्चा होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, समझिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मुझे इलाहाबाद से प्रयागराज से बनारस वाराणसी जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका यह है, मैं जाऊं स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, बस पे बैठूं, टिकट, ट्रेन की टिकट खरीदूं, पैसा लगाऊं और उसके बाद बैठूं, आराम से चला जाऊं। एटीपी खर्च हुआ, पैसा, करेंसी, एटीपी खर्च हुआ। लेकिन दूसरा मेथड क्या है मेरे पास? रास्ते में कोई जगह जा रहा है, मालिक लेते चलो, कहां जा रहे, भैया, बाबू, साहब, पहुंचाए दो। तो जो उस रास्ते जा रहा होगा बनारस तक, वो मुझे छोड़ता चला जाएगा, तो मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ। अब इस सेंस में एटीपी यूज हुआ या एटीपी यूज नहीं हुआ, इसके बेस पर हम दो टॉपिक देने वाले हैं। जैसा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मछली धारा की दिशा के साथ तैरती है या अगेंस्ट? अलोंग द कंसंट्रेशन है तो मरी हुई मछली है, मतलब पानी बह रहा है, आपको टप्पा मार के मार डाले, हिमालय में फेंक दे, और हिमालय से आप क्या करिए, बहते हुए गंगा जी से, गंगोत्री से होते होते इलाहाबाद चले आइए। ये भी एक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहां प्रवाह ज्यादा है, यहां प्रवाह कम है, फ्लो कम है, तो आप चले आएंगे। विदाउट यूजिंग एटीपी आपका पैसा नहीं लगेगा, हिमालय से आप डायरेक्ट इलाहाबाद चले आएंगे, जिंदा या मुर्दा डजंट मैटर ब्रो। फिर आता है टाइप पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पैसा नहीं खर्च होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होती है। वो दो तरीके से है, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और दोनों आप जानते हैं, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी विधिवत जानते हैं, डाउट हुआ तो बताइएगा। मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ न्यूट्रल सॉल्यूट अगर पार कर जाए तो सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। लेकिन मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोसिस। आपको पता है ना वो वाला किसमिस वाला एग्जांपल, ये रहा, इसमें रेजिन डाल दिया, रेजिन, और ये जो है पानी भर दिया इसमें, अब क्या हुआ, समय साथ ये फूल गया, क्या हुआ, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस मान लिया, बिल्कुल वही वाला। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट देने वाली बात यहां पे है, सिक्का नहीं दे पा रहे इसलिए नोट दे रहे हैं आपको। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से सब्सटेंस जो पोलर होते हैं, थोड़ी केमिस्ट्री वीक है, लाइफ वाली केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी वाली भी केमिस्ट्री कमजोर है। तो नॉन पोलर जो लिपिड बाइलेयर हैं, सो दे नीड मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट। तो इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, जैसे ग्लूकोज हुआ ना, तो ग्लूकोज किसे जाएगा, ग्लूट चैनल से जाएगा, तो एक ग्लूट करके कैरियर प्रोटीन आएगी, ये इसको ले जाएगा। ग्लूट 1 2 3 4 ऐसा है। एक बार कहीं गलती से पढ़ लिया था, पता नहीं क्यों याद आ गया, ग्लूट ग्लूकोज से लिया गया है, इसलिए उसका नाम ग्लूट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब मैंने कहा ना, जिसमें पैसा खर्च करना पड़े, जिसमें हम पैसा लगा के हम कहीं पहुंचते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप तो सम्मान के साथ जाएंगे भाई साहब, भीख नहीं मांगेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास करेगा, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे?
हिमालय की तरफ से गंगा जी निकलते हुए चली आ रही है इलाहाबाद की तरफ। अब किसी को इलाहाबाद से हिमालय जाना हो, गंगा जी हिमालय पहुंचना, तो क्या करेगा, उसे तैर के जाना पड़ेगा, मेहनत करनी की पड़ेगी, एनर्जी खर्च, ये छपक छपक करते हुए पहुंचेगा तब जाके पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ एनर्जी लगी ना, अगर उसे हिमालय से इलाहाबाद आना था तो चुपचाप मस्त ऐसे लेट जाओ बढ़िया सा, अब बहते हुए चले आओगे, जिंदा आओगे या नहीं आओगे नहीं पता, लेकिन आ तो जाओगे, एनर्जी नहीं लगी। अब अगेंस्ट चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो बस यही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करेंगे तो हमको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटीपी यूटिलाइज होगा, एटीपी खर्च होगा। और एग्जांपल कौन सा इसका, सोडियम पोटेशियम पंप। यानी अगर ये हाइड्रो लिपिड की बाई लेयर बेटा, और इसमें हमें किसी चीज को प्रोटीन के रास्ते भेजना हो तो हमको एनके पंप का, एनके पंप नहीं है, इसको सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जानते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं ये आउटर बाउंड्री है और ये इनर साइड में है। इनर साइड में अगर हमको यहां से सोडियम को भेजना हो और यहां से पोटेशियम को भेजना हो, इसको हटा देगा, तो यहां से वो पोटेशियम को भेजना हो बाहर की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे कर भेज सकते हैं इसको हम। ऑप्शन क्या है, सोडियम, 2 सोडियम अंदर आएगा, चलिए 3 सोडियम अंदर आएगा और हमें 2 पोटेशियम को सिर्फ बाहर भेजना है। तो क्या करेंगे, ज्यादा आ रहा है, उधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम है, तो एक पंप ओपन करेंगे, उस रास्ते भेजेंगे, जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही बाहर जाएगा। लेकिन उस पंप के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एटीपी यूटिलाइज किया तो प्रेशर से धक्का मार के उसको बाहर फेंक देगा। ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे जब हम आपको मिलेंगे पार्ट 3 में टू बी कंटिन्यू करके, तो हम वहां पे पढ़ने वाले हैं सेल वॉल और ऐसे ही बहुत सारे मजेदार सेल ऑर्गेनेल्स, सेल से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।